नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। 3 दिन जो विधायक हैं, 70 विधायक, 71 विधायक उत्तराखंड के, वो 3 दिन एक ट्रेनिंग कार्यक्रम में थे जिसे प्रबोधन कार्यक्रम कहा गया। जिन लोगों को आपने चुनकर विधानसभा में भेजा, असल में उनका काम है क्या वो अपना काम जानते हैं, या फिर जो जिन उद्देश्यों के लिए आपने भेजा क्या उसके अनुसार वो चल पा रहे हैं? इसी का एक प्रबोधन कार्यक्रम था जिसे हम अपनी भाषा में क्लास कह सकते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं, लेकिन संसदीय भाषा में उसे प्रबोधन कार्यक्रम कहा गया। इस प्रबोधन कार्यक्रम से निकला क्या, उसके मायने है क्या, आप भी उसे समझ सकें, इसके लिए हम इस चर्चा को कल भी हमने आगे बढ़ाया था और आज भी इस चर्चा को आगे कर रहे हैं। आज हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर नेटवर्क 10 के। आपका स्वागत है पांडे जी। प्रकाश पंत जी हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, हमारे साथ हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन इस जो ये कार्यक्रम था, इसका आगाज और आरंभ महामहिम की इस टिप्पणी के साथ हुआ था कि न्यायपालिका और विधायिका में टकराव की स्थिति है। उन्होंने आगाह भी किया था, और कल जब इस कार्यक्रम को हम स्थगन कर रहे थे, उस समय मुन्ना सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद थे और वो इस बात को बताना चाह रहे थे और ये कह रहे थे कि जरूरी है कि मैं उस पर टिप्पणी करूं, लेकिन चूंकि समय था नहीं, इसलिए हमने उनसे अलग से टिप्पणी ली। आज पहले उनकी टिप्पणी क्या है इस पर, जो महामहिम ने आगाह किया था, उसको सुनते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई बार इन द गार्ब ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हम एक दूसरे के डोमेन में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं कि भारत की संसद में एक रूलिंग आई है, जब मुस्लिम विमेंस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन डिवोर्स बिल 1986 जो आया, तो सैफुद्दीन चौधरी साहब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर था कि इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल हो चुकी है, द मैटर इज सब जुडिस। इसलिए ये संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कानून बनाना इस बारे में। ही रेज द क्वेश्चन ऑफ द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट। तो स्पीकर ने रूल किया कि किसी मसले के सब जुडिस हो जाने मात्र से संसद की कानून बनाने की शक्तियों के रास्ते में रोड़ा नहीं बन जाता। ये बहुत साधारण शब्द है, ये कोई चुनौती नहीं है, लेकिन इसका मतलब जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, चाहे हम न्यायालय की स्वतंत्र, जुडिशरी की स्वतंत्रता की बात करें या पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करें, तो स्वतंत्रता का मतलब बेलगाम होना नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है कि हमें अपने सीमाओं की ठीक से जानकारी होनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, शायद उसे ही हो सकता है महामहिम ने टकराट के रूप में कहीं ना कहीं व्यथित होकर के कहा होगा। एक उदाहरण आया कि पीडीएस सिस्टम का राशन सड़ रहा है, वो गरीबों में फ्री बांट दो, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो संज्ञान लेना पड़ा कि सड़ रहा है राशन। तो प्रश्न ये उठता है कि इस एग्जीक्यूटिव डोमेन में सुप्रीम कोर्ट को क्यों इंटरफेयर करना पड़ा? ये डोमेन तो एग्जीक्यूटिव की है। किसने सुप्रीम कोर्ट को यह अवसर दिया? हमारी जो कार्यपालिका है, या कार्यपालिका को यह अवसर किसने दिया कि उन्होंने इतने संवेदनशील विषय पे कार्रवाई नहीं की? कार्यपालिका को यह अवसर हमारी विधायिका ने दी, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। The Council of Ministers is answerable to the House of Commons। लेकिन अदालतों को डिक्टेट करना पड़ रहा है, यह है गंभीर प्रश्न। यह चिंता का कारण जरूर है, यह चिंता का कारण अवश्य है, और यह चिंता का कारण कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, वो कहीं ना कहीं अपने दायित्वों के निर्वहन में या तो जिस गंभीरता की दरकार है उस गंभीरता को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, या जिस संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का हमें निर्वहन करना चाहिए, शायद हम उन दायित्वों को संवेदनशीलता के साथ निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से एक जिसे कहना चाहिए एक स्वच्छंदता, इंडिपेंडेंस तो है, लेकिन
जुडिशरी को भी कहीं बेलगाम होने का मौका मिल जुडिशरी को भी बेलगाम होने का अवसर मिल रहा है और महामहिम की गंभीर टिप्पणी के बाद ये सब चीजें थी। पंत जी, आपने प्रबोधन में 2 या 3 सत्र दिए और इसका आगाज जिस जिस बिंदु के साथ हुआ, महामहिम की इस टिप्पणी के बाद, क्या ऐसे उपाय या इन विषयों पर चर्चा हुई कि कैसे कम से कम उत्तराखंड की विधायिका इस संभावित टकराव से बचे? देखिए, उत्तराखंड को बने हुए 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और इन 12 वर्षों में जो कुछ अभी आज हमारे पास है उसमें चिंता का विषय हम सबके लिए है जी। क्योंकि विधानसभा का कार्य विधान निर्माण का होता है और विधान निर्माण के साथ साथ कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण बेहतर तरीके से हो, इस उद्देश्य से लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा की कल्पना की गई और उस परिकल्पना के आधार पर ही ये व्यवस्था जो हाउस ऑफ कॉमन्स की थी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज की है, उसको हमने अडॉप्ट किया और 800 वर्ष पुरानी लगभग ये व्यवस्था है जो अभी वर्तमान में संचालित हो रही है। आज उत्तराखंड राज्य के अंदर जो आज ये प्रबोधन कार्यक्रम हुआ, इस प्रबोधन में मुझे प्रसन्नता इस प्रबोधन को लेकर के इसलिए है कि लगभग 50% से अधिक विधायक इसमें लगातार 3 दिन उपस्थित रहे और जो एक अच्छा लक्षण कहा जा सकता है, क्योंकि जो कुछ अभी तक देखने में आया कि हंगामे की भेंट सदन चलता रहा है और हंगामे के कई कारण हो सकते हैं। सवाल यह है कि विधायक अपनी बात को, जनता की आवाज़ को किस तरह से प्रखरता से रख सकें, प्रमुखता से रख सकें और उसके लिए कौन सा ऐसा नियमावली में प्रावधान है और जो नियमावली हमारे संचालन करती है विधानसभा की कार्रवाई को, क्योंकि सामान्य भाषण देना या सामान्य किसी कार्यक्रम में बोलना ये विधानसभा के अंदर नहीं होता, बल्कि वहाँ नियमों के आधार पर और उसी के दायरे पर बोलना आवश्यक होता है। तो इसको किस प्रकार से बेहतर तरीके से किया जा सके, इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम ये प्रबोधन कार्यक्रम है और प्रत्येक बार जब भी विधानसभा नई बन करके आती है उसमें ये कार्यक्रम होता है। पांडे जी, मैं आपका व्यापक अनुभव रहा है, उत्तर प्रदेश के सदन को आपने देखा, उत्तराखंड के सदन को देखा, देश के विभिन्न सदनों को आपने देखा है। अगर हम सिर्फ इस समय उत्तराखंड का प्रबोधन कार्यक्रम था इसको लें और महामहिम की टिप्पणी को लें, ऐसा लगातार देखने में आया है कि हाई कोर्ट ने तलब किया है कि अमुक सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा एंड देन उनके द्वारा किए गए निर्णय को काटा गया। ये ऐसा भी हुआ कि जब जिला पंचायत के निर्वाचित अध्यक्ष, चाहे वो किसी की हुकूमत रही हो, उनके अधिकारों को सीज किया गया, उनके वित्तीय अधिकार छीने गए या उन्हें हटाया गया उन पदों से, तब भी कोर्ट ने इंटरफेयर किया, बुलाकर इंटरफेयर किया। गवर्नमेंट को भी कई बार डायरेक्शन देने पड़े। क्या गवर्नमेंट राज्यपाल जी के निर्णय के बाद भी, क्योंकि उस विषय को पंत जी ने आगे नहीं बढ़ाया, क्या उनकी गंभीर टिप्पणी को इस 3 दिन के प्रबोधन में का निराकरण नहीं कर पाए? नहीं, राज्यपाल जी ने जो बात कही जी, वो उनकी निजी पीड़ा नहीं है जी, वो वास्तव में जो है कार्य, जो पंत जी ने उस बात को कहा कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो टकराव है, जैसे अभी मुन्ना चौहान जी ने बहुत अच्छी बात कही। 2 उदाहरण दूंगा, एक उत्तर प्रदेश का, एक हिमाचल का जी। नेशनल हाईवे बनना है जी, तो सड़क बनाने का काम सरकार करेगी और कार्यपालिका की जिम्मेदारी है भाई सड़क ढंग से बन जाए। बरसों बीत गए, दोनों हाई कोर्ट को राज्य सरकार को निर्देशित करना पड़ा कि ये सड़क इतने दिन में बन जानी चाहिए जी। ये कोर्ट का काम नहीं है, ये उच्च न्यायालय का काम नहीं है को राज्य सरकार को ये कहे। एक जनहित याचिका पर उन्होंने निर्णय दिया, दोनों राज्यों की बात कर रहा हूँ। तो गवर्नर साहब का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो सभी सदनों के लिए, सभी कार्यपालिका और सरकार, जो विधायिका के बीच जो टकराव की स्थिति या राजभवन और सरकार के बीच जो अब देखते हो कि मनमुटाव की जो स्थिति बनती है, वो पीड़ा है उनकी। तो जो मुन्ना चौहान ने कहा या जो पंत जी ने नहीं कहा, लेकिन कई बार हमने सदन में इनके कर्म में उसको महसूस किया है इस उत्तराखंड राज्य में भी, कि विधायिका को अपने काम, अपनी बात या कार्यपालिका की जवाबदेही इस कदर तय करनी चाहिए कि ये टकराव की स्थिति न हो। आज क्या है, पंत जी बुरा न माने कि सदन में कम पढ़े लिखे नेता पहुंच रहे हैं जी, तो उनको ज्ञान ही नहीं है, तो ब्यूरोक्रेट्स उनको चलाते हैं और जहां ये स्थिति बनती है वहीं ये टकराव पैदा होता है, जो महामहिम की पीड़ा है। मैं आगे बढ़ाता हूं। जो आपने कहा कम पढ़े लिखे लोग,
हम उत्तराखंड से मूल सदन में चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश के सदन में, जहां से उत्तराखंड के निर्माण का विधेयक आया, एंड देन उसमें 24 संशोधन युक्त विधेयक जो है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो था, फिर वो देश की संसद में गया और उत्तराखंड राज्य का निर्माण हो गया। 12 साल बाद उत्तराखंड की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास गई है इस बात को लेने के लिए कि टिहरी बांध पर जो हक है उस हक के लिए वो मांग रही, क्योंकि बुनियादी हक इस स्टेट का है जहां ये बांध है। अगर इस पे ये नेचुरल जस्टिस है, जल पर अधिकार उस स्टेट का होना चाहिए, साथ में इस स्टेट को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, ये संविधान प्रदत्त अधिकार है, नेचुरल जस्टिस भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट अब दखल देता है नेचुरल जस्टिस दिलाने के लिए, तो फिर वो टकराव माना जाएगा, क्योंकि उस एक्ट को या उस इस गठन को, उस विधेयक को तात्कालीन उत्तर प्रदेश की विधानसभा, विधान परिषद, भारत की लोकसभा और भारत की संसद ने और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के उसमें हस्ताक्षर के बाद हो गए। तो कहीं जब सुप्रीम कोर्ट नेचुरल न्याय दिलाएगा तो फिर वो टकराहट होगी उस विधान से जो कानून बना दिया, एक राज्य आ गया। यहाँ मैं आपकी बात से डिफर करता हूँ। ऐसा नहीं है, मान लीजिए कोई गलती हो गई है जी, तो वो गलती किसी विधानसभा में भी हो सकती है, किसी विधानमंडल से भी हो सकती है, लोकसभा से हो सकती है, या समय अनुकूल अगर कुछ परिवर्तन। इसीलिए तो भाई संविधान संशोधन के तमाम ढेर सारे विधेयक भी आते हैं, तो वहाँ टकराहट की बात नहीं है। जैसे आपने राज्य गठन की बात कही, पंजी को अनुभव होगा कि जब कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, राज्य का मसला आया तो बड़ी गंभीर चर्चा सदन में चल रही थी, बहुत ही उत्तर प्रदेश के सदन में बड़ी गंभीर चर्चा चल रही थी। क्यों राज्य अलग राज्य हो, क्यों अलग राज्य बनाया जाए, क्या उसकी जरूरत है। इसमें उस समय मुलायम सिंह पार्टी के एक विधायक ने इतना नंग नाच कर दिया, तो 2 दिन की जो गंभीर चर्चा थी वो तो गायब हो गई, शून्य हो गई, और उन विधायक का नंग नाच सर्वोच्च हो गया। तो मेरा मतलब यह है कि जो आचरण, जो प्रबोधन की बात कही कि जो सरकारें हैं या जो विधायक जो चुन के आते हैं, उनको, अभी पंजी ने भी बात कही कि मर्यादा की बात, उनको सदन की मर्यादा, सदन के आचरण पर ध्यान देना चाहिए। इसमें टकराहट की बात नहीं है। मैं इस रूप में चलता भविष्य में पंत जी की भी टिप्पणी चाहूंगा। पंत जी, अगर सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड को वो नेचुरल न्याय दिलाएगा, तो जो विधेयक पारित हो गया, जो कानून बन गया, देश का 27वां राज्य ये गठित हो गया जिसमें राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर है, क्या संसद के द्वारा बनाए गए एक सिस्टम को काटना पड़ेगा उससे? ये मैं राजीव आपको बताना चाहूँगा, और ये बात सभी को स्पष्ट हो जानी चाहिए जी कि जो हमारी 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं पूरे देश के लोकतंत्र की, उसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका कोई कानून संविधान की सीमाओं में रख करके बनाती है जी। जो आपने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक की बात कही, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 3 के आधार पर गठित हुआ है जी, अर्थात वो विधेयक बना, और विधेयक एक्ट बनता है, और एक्ट बनने के बाद वो कानून बन जाता है जी। माननीय न्यायपालिका का ये कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य जो न्यायपालिका को लोकतांत्रिक व्यवस्था में सौंपा गया है, वो है कि संविधान की विभिन्न अनुच्छेदों की व्याख्या करना और इस बात की निगरानी रखना कि कहीं कोई संविधान के किसी अनुच्छेद की अवहेलना तो नहीं हो रही। इसके लिए होता क्या है कि अगर विधायिका कोई ऐसा कानून बना भी दे जो कहीं कोई विभेद पैदा कर रहा हो, और विधायिका को ये हक नहीं है कि उस संविधान से ऊपर जाकर के कोई कानून बनाए। आपको उदाहरण देना चाहूँगा, शाहबानू का प्रकरण हुआ था, उसमें संविधान में संशोधन किया गया था, क्योंकि संविधान में संशोधन करने का कार्य लोकसभा का है, संसद का है, और संसद संविधान में संशोधन करती है। संविधान में संशोधन अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय दे देता, और उस निर्णय को संविधान के आलोक में ही निर्णय देगा वो। अब जैसे आप अभी टिहरी बांध की बात आपने कही, क्योंकि भारत के संविधान की जो समवर्ती सूची है, कनकरेंट लिस्ट है, उस कनकरेंट लिस्ट में जल, जंगल, जमीन, ये सब उस कनकरेंट लिस्ट के विषय हैं। अर्थात किसी एक राज्य का प्रभुत्व उसमें नहीं हो सकता। ये एक केंद्र और राज्य के मध्य का समवर्ती सूची का विषय है। इसके चलते हुए जल का जो अधिकार है, आज कावेरी जल विवाद है, कावेरी जल विवाद किन कारणों से हुआ 2 राज्यों के बीच में? क्योंकि उसमें इंटरवेंशन केंद्र को करना पड़ेगा। अगर कहीं कहीं कोई कमी रह जाती है तो उस कंडीशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो जाएगा प्रकरण, केंद्र और उस राज्य, जिस राज्य के अंतर्गत, उस राज्य के अंदर। तो इन दोनों के मध्य विषय डिसाइड होगा। जैसे अभी अब यहाँ पर हमारा क्या है कि हमारे 2 राज्यों के मध्य और प्लस आपके केंद्र के मध्य मामला है। 2 ही नहीं बल्कि 5 राज्यों के मध्य है, जो कुछ इस गंगा से जोड़ते हैं, उन सारे राज्यों के मध्य और केंद्र के मध्य है। तो ये सारे प्रकरण
उसके साथ जुड़ गए। तो इसलिए इसको हम ये टकराट की स्थिति में नहीं देख सकते, उसके आलोक में नहीं देख सकते। टकराट की स्थिति कहाँ पर है? हक किसका बनता है? उत्तराखंड का? नहीं, हक तो सभी का है, क्योंकि गंगा लेकिन जिस टिहरी बांध ऐसा हम इसको 25% जो रॉयल्टी है, नहीं वो तो हमको मिलेगी। हमको उत्तराखंड नहीं, वो तो जो विषय उत्तराखंड को मिलेगी, जो विषय आप छेड़ रहे हैं, क्योंकि ये गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर तक जाएंगे। टिहरी बांध की जो स्टेट रॉयल्टी का जिम्मेदारी है, नहीं, जो कमिटमेंट राज्य बनने से पहले हुआ था और राज्य बनने से पहले वो टिहरी डैम बन गया, और टिहरी डैम बनने के बाद जितना शेयर हमारे राज्य को मिलना चाहिए था उस एक्ट के आधार पर उसकी शेयरिंग डिवाइड हो गई, और उस शेयर, जो हमारा कहना यह है कि वो शेयरिंग डिवाइड ना होकर के राज्य को मिले, हमारा ये मानना है। थोड़ा सा रुक रहा हूं मैं पंडित जी के पास जा रहा हूं। पंडित जी, जहां पे इन्होंने कहा हम आगे चले जाते हैं, टकराव नहीं होगा, हम मान लेते हैं उत्तराखंड की विधानसभा के हितकर है, उत्तराखंड की विधानसभा चाह रही है हमको स्टेट को हक मिले, सुप्रीम कोर्ट भी नेचुरल लॉ को जस्टिस को देगा, संसद में बैठने वाले लोग भी इससे तैयार हो जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बैठने वाले विधायक, उनका जो एक बड़ी गाड़ी कमाई है टिहरी बांध से, वो तो विरोध करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तात्कालीन विधानसभा ने इस कानून को आगे बढ़ाया था और तब उसमें उत्तराखंड भी सम्मिलित था। इंदा केस अगर यूपी विरोध करता है तो टकराट होगी? नहीं जी, ये दूसरा विषय है। अगर हम भविष्य को देखें, ये प्रकारांतर में ये दूसरा विषय हो गया। लेकिन मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है तो संसद सर्वोच्च है ना, संसद सर्वोच्च वो निर्णय करेगी। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है, आपने कहा ना कि जो न्याय की अवधारणा है वो वही है ना कि सबका अधिकार है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा और वो सबको मान्य होगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे हम हो। चलिए, लेकिन ये स्थिति इसलिए आई कि उस समय अगर चूक नहीं होती, नहीं उस समय ये चूक नहीं होती। मैंने पहले ही कहा ना कि ये गलती हो सकती है, लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश है। दूसरा विषय ऐसा भी है कि राज्य की विधानसभा को ये हक नहीं है कि वो जो अपनी परिधि है उससे बाहर जाकर कोई कानून फैसला करते, वो नहीं बना सकती। वो कानून बनाएगी तो राज्य सूची, देखिए 3 तरह की सूचियां संविधान में होती हैं। एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है और एक संघ सूची होती है। अब जो राज्य सूची है उसमें जो विषय दिए गए हैं, आप अगर पेयजल से संबंधित कोई विषय लेना चाहते हैं, आप कानून व्यवस्था से संबंधित कोई विषय लेना चाहते हैं, वो आप अपनी उस परिधि में रह करके कानून बना सकते हैं। अगर आप समवर्ती सूची का कानून बनाएंगे तो उस कानून को महामहिम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की एसेंट के लिए भेजना पड़ेगा, और वो जब वहां से एसेंट आएगी तब वो कानून बनेगा। जो संघ सूची के विषय हैं उसमें आप दखल नहीं कर सकते, ये राज्य दखल नहीं कर सकता, उसमें वो संसद को ही अधिकार है कानून बनाने का। अब जहां तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय के विषय में है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अगर बदलना चाहती है तो वो केवल भारत की संसद बदल सकती है, वो भी संविधान में संशोधन करके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देगा तो वो संविधान के संबंधित धारा के आलोक में ही देगा, और अगर संविधान की धारा के आलोक में कोई निर्णय देता है तो उसको परिवर्तित करने के लिए संविधान प्रबोधन ये इसलिए होता है कि भविष्य में को हम ठीक करें अपने आप में जो कमी है। अगर 12 साल पहले, पंडित जी आप बहुत जजमेंट आप दें आज, क्योंकि आपने दोनों स्टेट को देखा है, 12 साल पहले हमसे एक चूक हुई, हम पैरवी नहीं कर पाए, हम समझ नहीं पाए कि ये राज्य हमको किस रूप में मिल रहा है, और तात्कालीन विधेयक को हमने मान लिया। बिल्कुल, अगर ठीक 12 साल बाद, ठीक 11 साल बाद हमने एक और कानून बनाया, लोकायुक्त कानून, हमने उसमें ऐसे प्राविधान डाल दिए जो दिल्ली का विषय था, केंद्र का विषय था, और साथ में देश के बाकी राज्यों के भी विषय थे। तो हम 12 साल बाद भी अगर वही हैं, एक गलती करने के बाद फिर हम गलती कर रहे हैं, तो फिर नहीं देखिए, प्रबोधन कार्यक्रमों में क्या ये ऐड होना चाहिए था जो विषय राज्यपाल जी ने दिया? नहीं, देखिए ऐसा है, प्रबोधन ऐसा वो सामूहिक, वो प्रबोधन कार्यक्रम उसकी सामूहिकता है, लेकिन वहाँ जो विधायक है, मैंने कहा ना, कोई विधायक पहली बार चुन के आया, सपोज करिए, उसे पता नहीं कि सदन में कैसा आचरण करना चाहिए। प्रबोधन कार्यक्रम, जहां तक मैं समझ रहा हूं, प्रबोधन कार्यक्रम कानून बनाने के लिए या उसकी जानकारी देने के लिए नहीं है। प्रबोधन कार्यक्रम के सदन में आप आचरण कैसा करें, कैसे सवाल उठाएं, किन नियमों के तहत सवाल उठाएं, किन नियमों का क्या मतलब है, क्या क्या आपकी सीमाएं हैं, क्या विशेषाधिकार हनन है, ये जानकारी दे। प्रबोधन कार्यक्रम जहां तक मैं उसका उद्देश्य इस रूप में यदि राज्यपाल जी ने उद्घाटन सत्र में टिप्पणी की तो एक सत्र ऐड हो सकता था उस पे चर्चा करने के लिए। नहीं ऐसा ना, देखिए जो जहां तक सरकारी कानून बनाने की बात कर रहे हैं, मैं एक सत्र ऐड हो सकता था इसके लिए, क्योंकि आपने हर विषय लिया, लेकिन इस पे नहीं था ना, विधान निर्माण तो मैंने ही लिया विषय,
विधान आखिर विधायक कैसे बनेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, थ्री रीडिंग्स क्या होती हैं, फर्स्ट रीडिंग क्या होगी, सेकंड रीडिंग क्या होगी, थर्ड रीडिंग क्या होगी, और क्या उसके उद्देश्य और कारण के साथ साथ उसकी परिभाषाओं को लेते हुए वित्तीय ज्ञापन और विधायी ज्ञापन के साथ विधेयक किस तरह से बनता है, इसकी बारीकियां मैंने समझाने का प्रयत्न किया था। लेकिन जो विषय आप कह रहे हैं, आपने लोकायुक्त को छेड़ा, और आपकी जानकारी में मैं कहना चाहूँगा, और चूंकि आपको जानकारी है क्योंकि एक कार्यक्रम में और आपने इस विषय को छेड़ा था, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये समवर्ती सूची का विषय था, और समवर्ती सूची के विषय के चलते हुए उसको महामहिम राष्ट्रपति के पास एसेंट के लिए जाना ही जाना था। लेकिन हमने लीड ली है, और हमने इस पूरे देश भर में लीड ली है कि हमने कहा कि इस करप्शन को रोकने का एकमात्र माध्यम है, और वो माध्यम है आप जो है एक स्वतंत्र बॉडी बनाइए जो जिसको अधिकार हो जांच करने का, जिसको अधिकार हो मुकदमा कायम करने का, और जिसको अधिकार हो दंड देने का, जजमेंट करने का, तीनों चीजें अधिकार हो, वो बॉडी हमने बनाई। तो इसमें कोई गलती नहीं। बॉडी के निर्माण के लिए बुनियादी जो मूल हक इस देश के नागरिक का है वो आपने काट दिया, वो भी दूसरे राज्यों को काट दिया। कहां से काट दिया? आप ऐसा कीजिएगा, इसके लिए अलग से आप अलग सेशन रखिए, मैं उसकी बारीकियां आपको समझा दूंगा। और ये आपको कंफ्यूजन जो है कि काट दिया, या मैं दूसरी बार सुन रहा हूं मैं इस विषय को, तो वो मैं आपको या तो आप अलग से बैठेंगे तो समझा दूंगा। आज का जो विषय आपने लिया है, आज विधानसभा से अपनी जिज्ञासा पांडे जी से दूर करने की कोशिश करता हूं। पांडे जी, एक विषय आया कि उत्तराखंड के विधायकों ने कानून बनाया, उस कानून में एक चीज की, यदि कोई व्यक्ति इस पद पर रहेगा, इस पद के बाद वो भविष्य में लोकसभा का, पंचायत का, म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव नहीं लड़ेगा, ये प्राविधानिक था। उसमें ये सीमा नहीं है लिखी हुई, वो एक्ट हमारे पास आज भी हम अभी निकाल सकते हैं। उसमें प्राविधान नहीं कि उत्तराखंड की सीमा के भीतर हो सकता है, उसमें यह भी प्रावधान नहीं कि ये अपने एक स्वेच्छा से एक पत्र देगा जिसमें कहेगा कि मैं भविष्य में चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या उत्तराखंड की विधायिका ये तय कर सकती है कि केरल में कोई चुनाव लड़े पंचायत का? नहीं, ऐसा नहीं। कंकरेंट लिस्ट अगर केंद्र की है, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है उसमें। नहीं ऐसा वो देखिए, उसमें जो गलतियां थी वो तुरंत हमारे साथ उसी समय स्वीकार कर ली गई थी, और उनको तुरंत ठीक कर दिया गया था। वो ड्राफ्टिंग जैसे ही हुई थी, और जैसे उसमें केवल न्यायपालिका का केवल एक न्यायपालिका का इशू रह गया था, और वो भी शायद अति उत्साह में सरकार ने कि साहब हम इसमें लीड लेंगे, क्योंकि बहुत मामला आज तारीख में भी जो इनका ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट में इंगित है। नहीं, वो ड्राफ्ट संशोधित ड्राफ्ट जो विधानसभा से पारित हुआ है उसको देखिए ना, जो विधानसभा से ड्राफ्ट पारित हुआ वो संशोधित है, और उसमें जो न्यायपालिका का जो आया था, जो के मामला ये था कि वो राज्य की सीमा के बाहर है, वो शायद अति उत्साह में हो गया। लेकिन जो विधानसभा से पारित हुआ, जो पंजी कह रहे हो, जहां तक मुझे भी संज्ञान है कि उसमें संशोधन हो गया। जी चलिए, संशोधन हो गया, और पंजी कह भी रहे तो एक बार कोशिश करेंगे कि लंबी डिबेट की उत्तराखंड को मजबूत लोकायुक्त मिले, और मिला क्यों नहीं इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात थी पंजी, आपने ही टिप्पणी की थी अपने संसदीय शिष्टाचार और तमाम चीजों पर बातचीत करते हुए, निर्माण की प्रक्रिया पर भी आपने अपना उद्बोधन दिया था, और उसमें आपने एक टिप्पणी की थी, और उसमें आपने ये भी कहा कि उत्तराखंड में सदन संचालन नियमों में कुछ बदलाव शामिल किए गए, कुछ बदलाव हुआ है, और नियम 310 में नियमों का निलंबन कर चर्चा कराने का प्राविधान है। नियम 310 की सूचनाएं प्रश्नकाल के बाद ली जाती हैं, ये सब चीजें था। और इसके आगे आपने कहा था कि विधानसभा में बढ़ते व्यवधान का कारण मीडिया है, असंसदीय आचरण को मीडिया देता है अधिक कवरेज। नहीं, मेरी ये पीड़ा इसलिए थी कि जब एक माननीय विधायक बहुत तैयारी के साथ विधानसभा के अंदर आते हैं और नियमों के आधार अपनी बात उठाते हैं, लेकिन एक उदाहरण स्वरूप आप मान के चलिए, और वही उदाहरण मैंने प्रबोधन कार्यक्रम में दिया था, और इस बात को लोगों ने स्वीकार किया, हाँ ऐसा होता है। और ये पीड़ा मेरी इसलिए थी कि मैंने इन 12 वर्षों में विधानसभा के अंदर साक्षी और दृष्टा बन करके इस सारी प्रक्रिया को से मैं गुजरा हुआ हूँ। होता क्या है कि अगर एक माननीय विधायक जो कोई तैयारी से नहीं आते हैं, जिनको कोई नियमों के आधार पर विषय उठाना इससे कोई लेना देना नहीं, वो आ करके वहाँ हंगामा खड़ा कर देते हैं, मान लें कि वो अपना कुर्ता फाड़ करके अध्यक्ष की ओर फेंक देते हैं, तो आप बताइए किसको लीड मिलेगी? एक विधायक जिसने विषय को बहुत बेहतर तरीके से पूरी रात भर लग करके तैयारी की है, आंकड़े जुटाए हैं और अपना विषय रखा है, नियमों के आधार पर रखा है, और दूसरा विधायक वो आता है सीधे कक्ष में, सदन के अंदर आता है और अपना कुर्ता फाड़ता है और कहता है कि आज ये डिमांड है, और वो मारता है अध्यक्ष की ओर उस कुर्ते को। तो उसमें लीड किसको मिलेगी ये बताइए? खबर की लीड किसको मिलेगी? पांडे जी के पास आता हूँ। पांडे जी, इस रूप में कि कुछ पत्रकार जो नए हैं, वो जो बाहर खड़े रहते हैं, अंदर नहीं आते हाउस की जो प्रेस गैलरी में, लेकिन मुझे लगता है प्रेस गैलरी में बैठने वाले पत्रकार, यदि आप सिंबॉलिक वर्कआउट करते हैं 1 मिनट का भी,
उसको भी वॉकआउट की तरह ही चलता है। चाहे टेलीविजन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज होती है, वॉकआउट हुआ, इस मुद्दे पर वॉकआउट हुआ, उसी मुद्दे पर आप लोगों से हम उसके बाद हम बाइट भी लेते हैं और कलम के सिपाही उसे छापते भी समाचार पत्रों में। यदि हम सिर्फ आपके एक सिंबॉलिक धरने को, अगर आप 1 मिनट के बैठ गए वेल में चले गए, उसको भी उतनी तवज्जो दे रहे हैं और हम आपके वॉकआउट को उतना ही मान रहे हैं, तो फिर हमारा दोष थोड़ी कि अगर आप 4 घंटे का वॉकआउट कर रहे हैं। पांडे जी, किसका दोष है? नहीं राजीव, देखिए मैं इस बात से आपसे सहमत हूं। मैंने पहले भी एक बात कही थी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का दृश्य बताया था 5 दिनों का। जैसे अब सदन में देख रहे हैं, तमाम हमारी समझ से ऐसी कम से कम 20 घटनाएं हो चुकी हैं कि सदन में अराजकता का माहौल जो है, कुर्सियां चल रही हैं, जूते चल रहे हैं और क्या क्या नहीं हो रहा, माँ बहन की गालियां दी जा रही। मैंने उत्तर प्रदेश का बताया कितने, जब राज्य नहीं बना था उस समय की बात है कि जिस गंभीर विषय पर मंथन चल रहा है, जहां उस हाउस में उस दिन करीब 450 एमएलए मौजूद थे और बड़ा गंभीर विषय चल रहा था, वो 2 दिन की चर्चा अखबारों की सुर्खियां नहीं बनी, लेकिन जो वो विधायक नंगे आ गए, वो उनकी पहले पन्ने पर फोटो और जो है पूरे राज्य आंदोलन का जो माने जो मंथन था, जो 2 दिन में अमृत निकलना था, वो कहीं गायब हो गया और सिंगल कॉलम में आ गया। उस समय तो भाई टेलीविजन का इतना वो नहीं था, लेकिन अखबारों में दूसरे दिन वो नंगे विधायक साहब की तो फोटो है, लेकिन वो कवरेज नहीं है जो पंजी ने भी कहा कि जिसकी पूरी तैयारी करके गए, जिसके लिए लड़ाई हो रही है, वैचारिक लड़ाई हो रही है, उसको वो स्थान नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मैं मीडिया ये नहीं कह सकता हूँ, मीडिया की भी दिक्कत है कि उनके सामने ये है कि उनकी अपनी टीआरपी बढ़ानी है, अखबार को अपनी सेल बढ़ानी है, अपने पाठक बढ़ाने हैं, तो वो चटपटी चीज़ें वो भी सोचते हैं कि कितनी जो है कैसा परोसा जाए जिसमें कुछ नमकीन ज़्यादा हो। तो उनकी भी जो है अपनी अपनी बाध्यताएं हैं, जिस कारण क्या इस बदलते मिजाज में और वर्तमान जो तंत्र आ गया, इसमें हम इस सच को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जो हमारी रिपोर्टिंग वाला जो क्षेत्र है, जब आप संपादक हुआ करते थे यूपी पूरे उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों के, और आप जिनको भेजा करते थे सत्र के लिए, शायद उनकी जो पत्रकारिता का स्तर था और जो वर्तमान में जो कवर करते हैं सत्रों को, शायद उनका बहुत बड़ा अंतर है कि वो उस महत्व को नहीं समझ पाते चर्चा के। नहीं, अब इसमें एक छोटी सी बात, जैसे राज्य बना जी, जिस समय यहाँ राज्य बना जी, इस पूरे देहरादून में या पूरे उत्तराखंड में 2 या 3 जर्नलिस्ट ऐसे थे जी, जिन्हें हाउस की कवरेज का ज्ञान था, सिर्फ 2 या 3 जर्नलिस्ट जी। अब मैं चूंकि एक अखबार में यहाँ संपादक था जी, संपादक होने के नाते मैं कवरेज करने, बड़ी परंपराओं का भी ध्यान रखता है भाई कि संपादक कवरेज करने जाए तो एक बड़ी टीम है, ब्यूरो में 10 रिपोर्टर हैं जी, तो वो बेचारे क्या करेंगे। तो मुझे भी लखनऊ से 2 रिपोर्टर बुलाने पड़े कि साहब उत्तराखंड की विधानसभा का पहला सत्र है जी, तो कवरेज के लिए, और मुझे बड़े गर्व की बात है कि उन 2 जो रिपोर्टर आए उनसे मैंने यहाँ उत्तर देहरादून के जर्नलिस्टों को बहुत कैसे हाउस कवर होता, पंजी गवाह है कि कई ऐसी बातें, कई ऐसी खबरें छपी सब अखबारों में, चाहे जागरण हो, चाहे अमर उजाला हो, इवन नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान, जो उसमें बड़े सीनियर लोग थे, उसमें त्रिवेदी जी थे, वो थे बहुगुणा जी थे और नैनवाल जी थे, कई सीनियर जर्नलिस्ट भी थे, लेकिन दिल्ली के भी अखबारों में कई ऐसे खबरें छपी जो विशेषाधिकार के हनन के उसमें आती नहीं, पत्रकारों का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन गैर जानकारी में वो छपा और माननीय सदन ने और पीठ ने उनको माफ किया। मेरे पास आया था मामला, पंजी के पास भी एक मामला है, मेरे अपने अखबार जिसमें मैं संपादक था उसका भी मामला है। मैंने कहा भाई रिपोर्टर को ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा हो गया। तो उस समय की टीम, उस समय की रिपोर्टिंग टीम और आज जो जर्नलिस्ट आ रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चाहे प्रिंट में आ रहे हो, तो मैं आप इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ क्योंकि उन रिपोर्टरों में सीखने की ललक नहीं है। हम लोग पंजी के पास, इंदिरा हृदय के पास या पसमोला जी जो सचिव थे उनके पास जाया करते थे, कहते थे कि जरा भाई साहब ये बताओ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कुछ समझ में, सदन में तो हुआ ये, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा किस नियम के तहत है, कैसा है, तो लोग सीखते थे जाके। आज जो पीढ़ी आ रही है संभवतः शायद उसको पढ़ने में भी उतनी रुचि नहीं है और सीखने में भी रुचि नहीं है, इसलिए ये गड़बड़ और कोई बात इस मंच से शायद हम इस बात को आगे ले जाएं या डिमांड करें कि जब आप प्रबोधन कार्यक्रम विधायकों वहां करते हैं और लगातार पत्रकार वहां जा रहे हैं और ये चीजें आ रही हैं कि आपको ये कहना पड़ा और ये गंभीर विषय, कहीं पत्रकारों का भी एक प्रबोधन कार्यक्रम हो जो विधानसभा को कैसे कवर किया जाए, कौन महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा सुझाव है और माने अच्छा सुझाव, और सरकार शासन के स्तर पर भी ये बात हो सकती है कि एक ऐसी कार्यशाला चलाई जाए राज्य सरकार के स्तर। उत्तर प्रदेश में
वीर बहादुर सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे तो मुझे याद है कि जो उस समय बहुत बड़े बड़े संपादक वहाँ थे और एक इस तरह के एक प्रस्ताव आया था बाकायदा कि हाउस कवरेज के लिए, नहीं हाउस के कवरेज के लिए बाकायदा एक कार्यशाला चलाई थी। वीर बहादुर सिंह जी ने इसका प्रयास भी किया था और बड़ा सक्सेसफुल गया था। नए बच्चे, हम लोग नए रिपोर्टर थे उस समय। शायद पंजी कुछ अगर कहें तो अगली बार आप जब प्रबोधन करें तो शायद मीडिया थोड़ा सा ठीक हो जाए अगले 5 साल बाद। मैं बताना चाहूँगा जी कि संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत विधानसभा सदन और लोकसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है जी, और उस विशेषाधिकार के चलते हुए उसको वाक स्वतंत्रता है हाउस के अंदर। जी। अगर हाउस के अंदर कोई बात कही जाती है तो उसका संज्ञान माननीय न्यायालय भी नहीं लेता। जी। और यहाँ तक की व्यवस्था है कि जो हाउस की प्रोसीडिंग है उस प्रोसीडिंग को माननीय न्यायालय में किसी प्रकरण पर एनेक्सर नहीं बनाया जा सकता। अगर वो एनेक्सर बनाया जाता है तो वो भी विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। बिल्कुल। जहाँ तक आपने मीडिया का विषय लिया, मीडिया अगर पत्रकार बंधुओं को छोटी छोटी 2-4 जानकारियाँ नहीं होंगी तो उससे गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियाँ किस तरह से होती हैं? जब प्रश्नकाल होता है प्रातः 11 बजे और उस प्रश्नकाल में प्रश्नों के लिखित उत्तर मिल जाते हैं और जब लिखित उत्तर मिल जाते हैं तो मानिए कि प्रश्न उठ नहीं पाए, हंगामा हो गया और उस लिखित उत्तर के आधार पर कोई कार्रवाई, कोई उसने अपनी रिपोर्टिंग बना दी तो वो भी विशेषाधिकार हनन का मामला बनेगा, क्योंकि अतारांकित प्रश्न तो उत्तरित माने जाते हैं। तारांकित प्रश्न तब तक उत्तरित नहीं माना जाएगा जब तक सदन के अंदर मंत्री उत्तर नहीं देगा। उसके बाद मानिए शून्यकाल के समय रिपोर्टिंग हो रही है और शून्यकाल के समय कोई ऐसा विषय किसी माननीय सदस्य के माध्यम से कह दिया जाता है जो असंसदीय है और असंसदीय विषय को माननीय अध्यक्ष पीठ से आज्ञा देते हैं कि इसको कार्रवाई का अंश नहीं बनेगा। और किसी रिपोर्टर ने अगर अज्ञानतावश उसको बड़ा हाईलाइट दे दिया कि इन्होंने ऐसा कहा और वैसा कहा और वो छप गया जो कार्रवाई का अंश नहीं था, तो वो भी विशेषाधिकार हनन का मामला बनेगा। सवाल यहाँ पर यह है कि किस चीज़ को हमने अंश बनाना है अपने समाचार का, किससे हमको लीड लेनी है। आखिर यहाँ की जनता बहुत उम्मीद के साथ इस राज्य को यहाँ की जनता ने बनाया था, लेकिन इन 12 वर्षों में हो क्या गया कि हम उन जनता की आवाज़ को सदन में रखने में कामयाब नहीं हो पाते हैं हंगामे के चलते हुए। और नए विधायक सीखने की, आज मैंने जो 3 दिन का ये प्रबोधन कार्यक्रम देखा, मैंने ये मुझे अच्छा लगा ये जान करके कि विधायक मेरे पास आ रहे थे, पूछ रहे थे कि इसमें हम किस तरह से करेंगे, इसमें किस तरह से करेंगे। और मुझे जो सत्र दिए गए थे उसमें महत्वपूर्ण सत्र प्रश्नकाल का था, उसके बाद मेरा महत्वपूर्ण सत्र विधान निर्माण का था और तीसरा महत्वपूर्ण सत्र संसदीय शिष्टाचार का था और तीनों विषय बहुत महत्वपूर्ण थे जिसके माध्यम से सदन संचालित हो सके। चलिए, हम समझते हैं कि जो ये प्रबोधन कार्यक्रम हुआ इसके बाद विधायकों ने इसको किस रूप में लिया, वो क्या समझ पाए, उनसे जरा हमने बातचीत की थी कार्यक्रम समाप्ति के बाद, उसे सुनते एक बार। जो ट्रेनिंग आयोजित की गई, क्या आपको लगता है कि ये प्रत्येक वर्ष होनी चाहिए या बार बार ऐसे कार्यक्रमों का अवलोकन होना चाहिए? हाँ, ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए बीच बीच में, ये नहीं कि 5 साल में ही, बीच बीच में होना चाहिए। और एक अच्छी विधानसभा के क्या गुर होते हैं, वो उससे क्या होता है कि एक अच्छे वातावरण का निर्माण होता है। क्योंकि जैसे सोना होता है, सोने को अगर उसमें पॉलिश नहीं की जाए तो वो पीतल लगता है। उस तरह से एक बार से ये लगता है कि हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे हमें जनप्रतिनिधि के रूप में क्या हमारी भूमिका होनी चाहिए, होना चाहिए। नया जो हमारा संसदीय प्रणाली है, जो हम किस तरह का आचरण रखें अपन विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी, नए विधायकों के लिए किस तरह क्वेश्चन लगाना है, किस तरह अपनी बात मनवानी है, क्षेत्र के विकास के लिए किस तरह उपयोगी रूप से हम अपनी आवाज़ विधानसभा में उठा सकें, ये मतलब पढ़ के और जब कोई आदमी बताए तो बताने में जल्दी सीखा जाता है, पढ़ने में अनुभव जब आदमी बांटता है उसका लाभ ज़्यादा होता है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, हम लोगों को इससे काफ़ी कुछ लाभ होगा, उसका हम अपनी क्षेत्र की समस्याओं में उठाने के लिए इस प्रशिक्षण शिविर का लाभ अवश्य लेंगे। हाँ, निश्चित रूप से जो सत्र है वो पूरा चलना चाहिए और कम से कम 2 महीने का सत्र होना चाहिए। और प्रबोधन कार्यक्रम क्या, इससे पहले वाला जो सत्र हुआ था उस सत्र में भी हम सब लोगों ने
विपक्ष की तरफ से एक सकारात्मक रूप अपनाते हुए सत्ता पक्ष के लोगों से कहा था कि इस सत्र को पूरा चलाइए, और हमारा तो अब भी ये रहेगा कि ये सत्र पूरा चले और साल भर में कम से कम 60 दिनों तक ये विधानसभा का सत्र हो, जिससे कि जो है आम जनता की समस्याओं को विधानसभा के अंदर डिस्कस किया जा सके, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा के स्तर पर कार्रवाई हो सके, क्योंकि ये सदन अपना बहुत ही गरिमा का सदन होता है और हमारे क्षेत्र के लोग हमको बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत अपेक्षाओं के साथ, बहुत आशाओं के साथ और विश्वास के साथ चुनकर यहाँ भेजते हैं कि हम विधानसभा में आकर उनकी समस्या। चलिए, कुछ विधायकों का आपने सुना, कुछ और विधायकों से हम बातचीत करेंगे। मैं एक इस रूप में जिस चर्चा को पंत जी कर रहे थे, मैं आपके पास लाना चाहूंगा पांडे जी। उत्तराखंड की पहली निर्वाचित विधानसभा का मुझे एक प्रकरण याद आ रहा है, और उसमें जो बीजेपी विपक्ष में थी, सत्ता पक्ष में कांग्रेस थी, और किसी विषय को लेकर जो बहुत महत्वपूर्ण था, जिस नियम के तहत चर्चा की मांग कर रहे थे, उसे स्वीकार नहीं किया गया था, और अंततः अध्यक्ष जो थे वो सदन से बाहर चले गए और वेल में नारे लगाते लगाते तमाम विपक्ष, इसमें काशी सिंह एरी भी थे, इन्होंने अपनी एक सदन चलाया जिसमें काशी सिंह एरी जी संसदीय कार्य मंत्री के रूप में वहां बैठे रहे। मार्शल साहब, हम लोग प्रेस गैलरी में थे और मुझे लगता है 3 पत्रकार वहां मौजूद थे। अंततः हमने एक बॉक्स में अगले दिन न्यूज लिखी, तो बॉक्स में हाईलाइट किया कि उसमें जो कार्रवाई संचालित हुई, उस कार्यवाही में यह प्रस्ताव पारित किए गए, इस बात को कोट करते हुए कि अध्यक्ष बाहर चले गए थे। लेकिन कहीं वो अवमानना भी हो रही है, विशेषाधिकार हनन भी हो रहा है, और वो उस समय जब ये बीजेपी के, और मुझे लगता है पंजी भी रहे होंगे, तब ये नारे भी लगा रहे थे जब उनको बाहर किया जा रहा था वहां से, प्रेस गैलरी से, कि पत्रकारों के अधिकारों का वो मत करिए। कहीं उस समय हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि राज्य के हित से जुड़ा इतना महत्वपूर्ण विषय है। संपूर्ण विपक्ष एक पैरेलल सदन चला रहा है वेल में बैठ के, सत्ता पक्ष के लोग बाहर चले गए, अध्यक्ष की सीट खाली है। पत्रकार का धर्म क्या होता है उस वक्त पर? नहीं, अभी पंत जी ने ये बात कही ना कि जो पीठ से, जो एक तरह से पीठ से जो स्वीकृत नहीं है, वो सब विशेषाधिकार हनन का मामला है जी। वो चाहे विपक्ष चला रहा हो, चाहे पीठ पे जो बैठा है, वो उन्होंने जो कुछ किया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनको ये अधिकार है हल्ला गुल्ला करना, बेल में आ जाना, लेकिन उनको सदन चलाने का अधिकार, सदन तो वही चलाएगा जिसको सदन चलाने का अधिकार दिया गया है। तो वो भी सारा जो है विशेषाधिकार हनन का ही मामला जी। जैसे एक छोटी सी बात जी आपने कहा ना कि एक छोटी सी बात है, किसी ने सदन में ये बात कही, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी के लोग थे, हाउस के दौरान ही न्यायपालिका पर नोकझोंक चल रही थी और एक मंत्री जी के मुंह से ही निकल गया, बहुत एजेड मंत्री थे, निकल गया कि भाई मजिस्ट्रेट से लेके जज तक चोर है। अब ये बात एक मंत्री के मुंह से निकल गई, उसके बाद वो कार्रवाई से तो बाहर है, लेकिन एक अखबार में वो बात मंत्री के हवाले से छप गई, तो हाई कोर्ट में दौड़ते दौड़ते उस अखबार और मंत्री जी को पसीने छूट गए। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, उसका सो मोटो लिया जी, और इस बात पे कि वो हाउस की कार्रवाई में वो तो है नहीं जी, अध्यक्ष ने उसको जो है कार्रवाई से बाहर किया, उस टिप्पणी को वो जिन हालात में भी की गई, लेकिन अखबार में अति उत्साह के कारण किसी जर्नलिस्ट ने छाप दिए, तो वो विशेषाधिकार हनन बना। तो जो बात आपने कही कि विपक्ष ने पूरा सदन चलाया, वो भी विशेषाधिकार हनन है। अगर उसकी रिपोर्ट कि उन्होंने तय कर दिया कि भाई ये कानून बना दिया, उन्होंने ये प्रस्ताव पास कर दिए, उन्होंने ये कर दिया, ये फैसला कर दिया, वो भी विशेषाधिकार हनन का। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन एक जो पत्रकार है जिसको जो नहीं, ये खबर तो है कि भाई विपक्ष ने हाउस चलाया, पैरेलल हाउस चलाया, उसे ही बैठ के, है ना, लेकिन उन्होंने कोई प्रस्ताव पास कर दिया या वो कानून के रूप में एक बॉक्स में दिया कि उतनी देर उन्होंने अपना विरोध स्वरूप उन्होंने सदन, ये तो खबर है, ये खबर तो है, ये सूचना तो विशेषाधिकार हनन नहीं है। अध्यक्ष का पीठ के वहां से चले जाने के बाद प्रोसीडिंग समाप्त, ये सदन नहीं चला। देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन का एक तरीका है जी, और ये भी गलत है जी। ये गलत इसलिए है क्योंकि अगर हम प्रक्रिया को देखते हैं जी, तो प्रक्रिया के आधार पर अगर सदन स्थगित हो गया है तो 1 घंटे के अंदर अंदर हाउस खाली कर देना चाहिए। ये नियमों में है, नियमावली, हमारी नियमावली में ये प्रावधान है कि सदन के अंदर कोई नहीं रहेगा अगर सदन नहीं चल रहा है। क्योंकि उस समय जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम की जो पृष्ठभूमि है, जैसा आपने कहा जी, कि उस समय ये विषय आ रहा था कि इस विषय को नियम 310 में रखा जाए जी, और उसमें इसमें चर्चा कराई जाए, ये मांग थी। और सरकार इस मांग को स्वीकार नहीं कर रही थी। जैसे आज केंद्र में हो रहा है ना, वो केंद्र कह रहा है, केंद्र में विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष कह रहा है कि नियम 184 के तहत चर्चा कराइए। नियम 184 में प्रावधान ये है कि अगर चर्चा होती है तो उसी समय तत्काल वोटिंग होगी।
ये प्रावधान है। सरकार कह रही है कि नहीं 193 में कराओ। नियम 193 जो लोकसभा का है उसमें ये व्यवस्था है कि उसमें वोटिंग नहीं होगी, भाषण देंगे और सब अपने घरों को चले जाएंगे, अपने घरों को चले जाएंगे। तो अब विपक्ष का कहना यह है कि आप इसमें मतदान कराइए। इसी तरह से उस समय नियम 310 में चर्चा करा के मांग कर रहे थे, गतिरोध बन गया, डेडलॉक हो गया और डेडलॉक में अध्यक्ष जी ने कहा कि सदन स्थगित कर देते हैं और स्थगित करके चले गए। जब 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बात विपक्ष की मान नहीं रहे, सारा विपक्ष एकजुट था, उस कंडीशन पर विरोधात्मक रूप से वेल में उन्होंने मॉक पार्लियामेंट लगाई 5-10 मिनट की, और उस मॉक पार्लियामेंट में पीठ की गरिमा को कहीं ठेस नहीं पहुंचाई, लेकिन वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था। पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा कि उस डेमोन्स्ट्रेशन को आप विधानसभा की कार्रवाई नहीं बता सकते, वो कार्रवाई से बाहर की कार्रवाई नहीं बताया हमने, लेकिन ये बताया कि उसको नहीं बता सकते। अगर आपने उसमें विधानसिभा की गरिमा को किया हमने उसे, नहीं, सूचना तो आप देंगे कि विपक्ष ने विरोध स्वरूप ये काम किया, वहां पीठ पर कोई नहीं आसीन है जी, वो उन्होंने वेल में अपने जो है उसकी सूचना तो हम देंगे, वही विपक्ष ने ये लेकिन उस सदन के भीतर जो एक बार कार्यवाही से बाहर है उसकी हम सूचना दे रहे हैं, हम अपना कर्तव्य का निर्वहन भी कर रहे हैं। नहीं वो कर रहे हैं, वो ठीक है, कंट्राडिक्टरी बात, वो सूचना विशेषाधिकार हनन नहीं, वो सूचना विशेषाधिकार हनन नहीं जी। चलिए कम से कम इस ये अधिकार और ये जो है कम से कम पत्रकारों के लिए ये जरूर है कि यदि जनहित के मुद्दे हैं और उसमें विपक्ष ऐसा कुछ काम कर देता है तो कम से कम ये बताते हुए कि ये उससे हटते हुए जी जी जी, अगर उस समय जी कोई माननीय सदस्य सदन के विशेषाधिकार हनन का नोटिस देता जी, उस पर कार्रवाई हो सकती थी सदन के अंदर। बड़ा मुश्किल पेच है, हम अपने धर्म का निर्वहन करें, विपक्ष की आवाज बने, जनता की आवाज बने, या फिर आवाज को दबा दें क्योंकि नियम कहीं हमको भी तंग कर सकता है। बड़ा मुश्किल सवाल है। चौथे स्तंभ के लिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और इस रोचक मोड़ पर जिस पर आप भी समझना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं, लेकिन इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। जो मुद्दे हमने विपक्ष में रहते हुए उठाए थे, आज युवा कांग्रेस उन समस्याओं का समाधान अपनी सरकार से कराने का प्रयास कर रही है। एक शब्द का प्रयोग किया, हम सरकार से प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास शब्द की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार तो इस बार आपकी है, आप विपक्ष में नहीं है। अपनी सभा के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री जी को ये याद भी दिलाया कि जैसे ही 100 दिन होंगे उससे पहले ये बेरोजगारी भत्ते की बात करनी है। हमारे प्रदेश में लगभग 9 ऐसे शहर हैं जहां चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। समय बहुत कम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको लेनी है, प्राप्त करनी है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अशोक पांडे जी, उनका बहुत व्यापक अनुभव है देश में इस पूरी चीजों के संचालन में, वो हमारे साथ हैं और आपको हम कोशिश कर रहे हैं जितने महत्वपूर्ण जानकारियां जितने कम समय में मिल सकें। और पत्रकारों के लिए एक आज़ादी भी है, उस पर भी हम भविष्य में चर्चा करते रहेंगे और शायद पांडे जी उसका जानकारी हमें भविष्य में भी देते रहेंगे। लेकिन एक चीज है कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है जो विभिन्न समितियां सदन की, इस रूप में क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय आए और उन पे निर्णय नहीं आ पाया। लोक लेखा समिति ने, कुंभ वाला उसका मामला था, फाइनल नहीं हो पाया, अब लोक लेखा समिति नहीं होगी। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र मुझे लगता है प्रवर समिति को गया, आज तक क्लैरिफाई नहीं हुआ। स्थायी राजधानी का विषय, ऐसे बहुत सारे विषय जब ये कहा जाता है कि हाउस में वो काम करने के लिए समय कम मिलता है, ऐसे में जो समिति होती हैं उन्हें हाउस का अधिकार मिल जाता है। लेकिन उत्तराखंड में समितियां जिन उद्देश्यों के लिए उन्हें दिया जाता है लंबे समय से 4 साल 5 साल 6 साल तक उसका निर्णय नहीं दे पा रही हैं। क्या समितियां अपने संचालन को नहीं समझ पा रही हैं या प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखिए, जहाँ तक समितियों का प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के अंदर अभी स्थायी समितियों का निर्माण नहीं हुआ है जी। और हमारे पास जो समितियां हैं उन समितियों में याचिका समिति है जी, जो आपकी प्रश्न एवं संदर्भ समिति है, नियम समिति है, इसके साथ साथ जो अन्य अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित समिति है, प्राक्कलन समिति है और लोकलेखा समिति है। ये समितियों का कार्य एक निर्धारित प्रक्रिया की तरह से होता है जी। लेकिन यहाँ आवश्यकता इस बात की थी कि स्थायी समितियां बनती और जो भी विधेयक ड्राफ्ट होने के लिए आया है या जो विधेयक सदन में विचारार्थ रखा गया है उसको उस संबंधित समिति के पास भेजा जा सकता था। बजट आता है तो बजट भी संबंधित समिति के पास भेजा जा सकता है। तो इस तरह से हमारी व्यवस्था बेहतर तरीके से कार्यपालिका पर नियंत्रण हो सकता था। चूंकि वर्तमान में जो समितियां हैं, जैसे लोक लेखा समिति का जिक्र आपने किया, जब सीएजी कोई रिपोर्ट सदन के अंदर प्रस्तुत करते हैं तो वो उसी दिन डे 1 वो लोक लेखा समिति को संदर्भित हो जाती है। लोक लेखा समिति उसकी बारीकियों का अध्ययन करती है
और उस बारीकियों के अध्ययन में वो साक्ष्य के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी को बुलाती है और एक अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करती है और उस रिपोर्ट पर सदन चर्चा करा सकता है। और जब सदन चर्चा करता है तो कुछ दिशा निर्देश सरकार के लिए मिलते हैं जिस पर कार्रवाई होती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट देती है, वो पैरा ड्रॉप हो जाते हैं, ये कई एक लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन उसमें उस लोक लेखा समिति पर भी सदन के माध्यम से कार्रवाई हो सकती है। आश्वासन समिति है, उस आश्वासन समिति में अगर सदन में कोई माननीय मंत्री सरकार की ओर से कोई आश्वासन दे देते हैं कि हम इस पर विचार करेंगे, हम इस कार्य को शीघ्र पूरा करेंगे या हम इसको देख लेंगे, ये आश्वासन बन जाता है। और जब वो आश्वासन बन जाता है, जब तक वो पूरा नहीं होता, आश्वासन समिति उस आश्वासन को ड्रॉप नहीं करती। और जब वो आश्वासन पूरा हो जाएगा तभी वो ड्रॉप होगा। इस तरह से महत्वपूर्ण कार्य सदन के माध्यम से संचालित होते हैं। याचिका समिति होती, बहुत महत्वपूर्ण समिति है। जब याचिका किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दी जाती, पूरे सदन को दी जाती है और उस याचिका को माननीय विधायक की ओर से प्रस्तुत होता है और उस याचिका में जो जनता की तरफ से याचिका है किसी समस्या के समाधान के लिए और वो सदन में प्रस्तुत की जा रही है तो वो महत्वपूर्ण हो जाती है और याचिका समिति उसमें साक्ष्य में बुलाती है और तब तक याचिका पूरी नहीं मानी जाती जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए। इस तरह से सदन की समितियों का बहुत महत्वपूर्ण। चलिए, एक तरफ मैं पंडित जी, आप क्योंकि समय बहुत सीमित है, एक तरफ ये प्रबोधन चल रहा था और ठीक उसी दिन आप पिछले विधानसभा सत्र को सबको याद होगा कि सदन में जब सवाल उठे नगरों के विस्तारीकरण को लेकर, विभिन्न विधायकों ने उठाए सवाल, तो नगर विकास मंत्री ने आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद उन्होंने घोषणा की कि इसके लिए हम नगर पुनर्गठन आयोग बना रहे हैं। ये आयोग 6 महीने के भीतर अपनी रिकमेंडेशन देगा, अगले 6 महीने के भीतर किस नगर में क्या होना है, कौन को नगर निगम बनना है या किसको नगर पंचायत बनना है, किसी को नगर पालिका बनना है। इस बीच सरकार ने, हुकूमत ने एक निर्णय कर दिया, सत्र भी आहूत है कि रुड़की को नगर पंचायत का, नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा। एक तरफ आयोग बना हुआ है, एक तरफ सरकार वो कर दे रही है घोषणा और एक तरफ प्रबोधन सत्र चल रहा है जहां जानकारी दी जा रही है। हम क्या इस प्रबोधन सत्र को उस रूप में सफल मान लें? नहीं, या प्रबोधन कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया गया? सरकार के अपने निर्णय होते हैं, उनसे उंगली उठाना जी। मेरी सोच से चूंकि पंजी यहाँ है तो मैं ये चाहूंगा, एक्सपर्ट रहा है, हाँ, कि मैं चाहूंगा कि इस पे इनकी ओपिनियन लिया जाए। दूसरा, कैसे जो प्रबोधन कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य है कि विधानसभा का सत्र या सदन कैसे मर्यादित ढंग से चले, ये चीजें जो है मुख्य हैं। पंत जी उस पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, महत्वपूर्ण विषय तो जो आपने अभी छेड़ा है कि जब एक और सदन के अंदर आश्वासन सरकार का आता है कि हम इसके लिए एक आयोग का गठन कर रहे हैं जी, दूसरी ओर सदन आहूत हो चुका है जी, और सत्र का आह्वान जब हो जाता है तो ये बेस्ट पार्लियामेंट प्रैक्टिस ये है कि कोई भी नीतिगत घोषणा सरकार सदन से बाहर नहीं करेगी। और सदन आहूत होने के बाद मुख्यमंत्री, जो कि न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर विराजमान रहे हैं, वो अगर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं तो ये निश्चित रूप से इस राज्य के लिए हितकारी नहीं होगा संसदीय प्रक्रिया। मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है और मैं अंत में पूरी चर्चा का एक संपादकीय टिप्पणी, क्योंकि मुझे निर्देश आ रहा है कि वाइंड अप का। नहीं, ये बात पूरी हो जाने दें जी की, आपकी आज्ञा हो, क्योंकि हमारा एग्जीक्यूटिव एडिटर ने आज्ञा दी है इसलिए बस 1 मिनट में। और ये विशेषाधिकार हनन का मामला बन रहा है और मुझे लगता है क्योंकि हमने प्रबोधन बहुत बेहतर तरीके से किया है। आप बोल सकते हैं विशेषाधिकार है, उनका आदेश के बाद विशेषाधिकार ऐसे में बढ़ सकता है। नहीं, ये नहीं, इस सदन में जो सदन चलेगा, कोई न कोई माननीय सदस्य माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध सदन की अवमानना का प्रश्न लेकर के आएगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं आपसे भी अंत में, चूंकि इस पूरे चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और आपके अनुभव का लाभ पत्रकार लें, नए जमाने के संभवतः नए विधायक लें और तमाम लोग लें, अंत में संवाद की टिप्पणी इस पूरे आज के इस कार्यक्रम की। देखिए, जहाँ तक मैंने प्रबोधन कार्यक्रम की 3 दिन की जो है प्रक्रिया वहाँ की देखी, जो कुछ वहाँ हुआ, कम से कम उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है और यहाँ देवभूमि है ये जी। तो इस उत्तराखंड की विधानसभा में बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे दृश्य न हो, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद है कि हम, ऐसा लग रहा था पिछली बार से हम भी कुछ वैसा ही सीखने लगे हैं, लेकिन माननीय विधायकगण जो इस बार निर्वाचित होकर आए हैं, जो प्रबोधन में शामिल हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड की विधानसभा में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे दृश्य देखने को नहीं मिलेंगे जी, तभी ये प्रबोधन कार्यक्रम सार्थक समझा। चलिए, प्रबोधन का चूंकि शब्दार्थ जो मेरे समझ में आता है, मैं बहुत जानकार नहीं हूं, लेकिन प्रबोधन मतलब बोध आपको हो, और इसको करने के बाद ये जिम्मेदारी मीडिया की भी, क्योंकि ये विषय भी आया, क्या हमको भी बोध हो पाया अपने कर्तव्यों का
क्या विधायकों पे बोध हो पाया, ये इसका अक्स दिखेगा 5 तारीख को जब नया सत्र चल रहा है। लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। प्रकाश पंत जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपका बहुत शुक्रिया, और आपने अपने अनुभव बांटे, बहुत ज्ञान हमको बताया। अशोक पांडे जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, आपका बहुत शुक्रिया अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी देने के लिए। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।